हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में भी इसी पेपर के अंतर्गत अध्ययन किया था। सो हमारे जो पेपर का नाम है वह है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी। आज इस पेपर के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वह है विद्यालय के कार्य, यानी कि एक विद्यालय की आवश्यकता के बारे में हमने पढ़ा, उसकी नीड के बारे में पढ़ा, उसके यानी कि महत्व के बारे में जाना। लेकिन विद्यालय के भी कुछ कार्य होते हैं। सो हम आज के अपने इस टॉपिक में विद्यालय के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में विद्यालय के कार्य प्राचीन काल की अपेक्षा अधिक जटिल और अधिक विस्तृत हो गए हैं। पहले जो प्राचीन काल में जो विद्यालय के कार्य थे वह इतने जटिल नहीं थे, वह सरल थे। लेकिन आज के समय में वह जटिल एवं विस्तृत हो गए, यानी बहुत लंबे चौड़े एरिया में वो हो गए, बड़े हो गए हैं। बालक का चहुमुखी विकास, राष्ट्र का विकास तथा समाज का विकास करना है। विद्यालय का अब क्या कार्य हो गया है, यानी कि बालक का विकास करना, समाज का विकास करना, राष्ट्र का विकास करना। यानी कि जब तक विद्यालय बालक का विकास नहीं करेगा तो ना तो समाज का विकास होगा, ना राष्ट्र का विकास होगा, और ना ही हमारे यानी कि इस संसार का विकास होगा। इसके लिए विद्यालय ही एक ऐसा अभिकरण है जो अपने कर्तव्यों द्वारा इन सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है। प्राचीन काल में विद्यालय के कार्य सरल और सीमित थे, तब उनका प्रमुख कार्य केवल बालकों को शिक्षित करना था। लेकिन वर्तमान युग में विद्यालय का समाज, राज्य व राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है। पहले प्राचीन काल की तरह नहीं, अब जो विद्यालय उनके कार्य और भी कठिन हो गए हैं। इन दोनों के प्रति विधि कार्यों को संपन्न कराना पड़ता है। इस प्रकार विद्यालय के जो कार्य है वह निम्न है। नंबर 1 है बौद्धिक विकास का कार्य, यानी कौन सा? बौद्धिक विकास का कार्य। विद्यालय का प्रथम व प्रमुख कार्य बालकों के बौद्धिक विकास करना है, क्योंकि अगर बालक का बौद्धिक विकास ही नहीं होगा तो वह अपने जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। छात्रों की मानसिक क्रियाओं को जैसे समझ, स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि का विकास विद्यालय में विभिन्न विषयों के अध्ययन के द्वारा कराया जाता है। वास्तव में विद्यालय वह स्थान है जहां बालक का मन, मस्तिष्क तथा कर्मेंद्रियां प्रशिक्षित होती है, क्योंकि विद्यालय में रहकर ही बालक को इन सभी चीजों का प्रशिक्षण कराया जाता है, जिससे कि वह आने वाले समय में अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, उसके उनके प्रति कुछ उद्देश्य हो। नंबर 2 है शारीरिक विकास का कार्य, यानी कि जो हमारे विद्यालय है वह बालक के शारीरिक विकास के लिए भी कार्य करते हैं। विद्यालय बालक के मानसिक विकास के साथ साथ उसके शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए भी प्रशिक्षित करता है। किसे? बालक को, क्योंकि समस्त शरीर में समस्त मस्तिष्क का विकास होता है। विद्यालय से बालक के शारीरिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद, पीटी, योगाभ्यास, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था विद्यालय में ही की जाती है, क्योंकि अगर विद्यालय में इन सभी चीजों की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो बालक का शारीरिक विकास असंभव है। इसलिए बालक के शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर इन सभी चीजों की क्या है? व्यवस्था की जाती है। छात्रों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा व दवाइयां आदि की भी दवा आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कार्य। कौन सा? राष्ट्रीय कार्य। वर्तमान समय में विद्यालय सामान्यतः राज्य या केंद्र द्वारा संचालित होते हैं। अतः विद्यालय का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय नीतियों
कार्यक्रमों एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता करने वाला होता है। यानी कि जितनी भी ये योजनाएं चलती है उन सभी योजनाओं में विद्यालय सहायता करता है। भावी नागरिकों को राज्य की नीतियों एवं आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना तथा राष्ट्रीय जीवन के लिए तैयार करना विद्यालय का प्रमुख राष्ट्रीय दायित्व होता है। नया पॉइंट है हमारा चारित्रिक व नैतिक विकास। यानी कि बालक का जो चारित्रिक व नैतिक विकास भी विद्यालय ही करता है। बालक अपने परिवार से चारित्रिक व नैतिक गुणों को बीज रूप में लेकर विद्यालय में प्रवेश करता है। इन गुणों को अनुकूरण एवं व्यापक संदर्भ में विकसित करने का कार्य विद्यालय करता है। जैसे ईमानदारी, सत्यता, साहस, प्रेम, सहिष्णुता, सह अस्तित्व आदि मानवीय गुणों का विकास विद्यालय में होता है तथा इनका प्रयोग वे व्यापक सामाजिक संदर्भों में करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नागरिकता के गुणों का विकास। यानी कि विद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जो बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास भी करती है। विद्यालय बालक को समाज व राष्ट्र के नागरिक के रूप में उसके क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, उनकी शिक्षा प्रदान कराता है। बालक से समय समय पर विभिन्न समुदाय कार्य जैसे सड़कें बनाना, मोहल्ले की सफाई करना, पेड़ लगाना, जन शिक्षा प्रसार आदि कराए जाते हैं। यह सभी कार्य विद्यालय कराता है जिससे कि बालकों में इन कार्यों के द्वारा बालक में नागरिकता के गुणों का विकास होता है। इस प्रकार विद्यालय का एक प्रमुख कार्य बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास करना भी होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वह आता है सामाजिक प्रगति का कार्य। विद्यालय का एक प्रमुख कार्य सामाजिक प्रगति में सहायता करना है। विद्यालय समाज की बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध यानी कि कुरीतियों यानी कि जो गलत बातें हैं उनके विरुद्ध जनमत तैयार करता है। सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा प्रदान करता है जिसे हम सामाजिक पुनर्रचना का कार्य भी कह सकते हैं। यानी कि समाज की दोबारा से रचना का कार्य, यानी कि सामाजिक पुनर्रचना का, यानी कि समाज के दोबारा से रचना का कार्य भी हम कह सकते हैं। विद्यालय का प्रमुख कार्य सामाजिक प्रगति करना भी है, क्योंकि जब विद्यालय के अंदर कई यानी कि अलग अलग धर्मों से अलग अलग सभ्यताओं वाले बालक पढ़ने आएंगे तो उन बालकों को राष्ट्र के प्रति जागृत किया जाएगा, उनके कुछ कर्तव्यों के बारे में समझाया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, वह अपने यानी कि समाज के प्रति भी जागरूक होंगे और सामाजिक प्रगति का कार्य भी वह कर पाएंगे। उसे कार्य को करने में वह कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए विद्यालय सामाजिक प्रगति का कार्य कराने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। विद्यालय ऐसे नेता का सर्जन कर सकता है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, नैतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में योग्य हो, परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के सहायक पाठ्य क्रियाओं की व्यवस्था हो एवं बालकों को उनके भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी कि ये सब चीजें तभी संभव होगी कि अगर हम विद्यालय के अंदर बालक पढ़ रहे हैं, किसी भी बालक को इस प्रकार की किसी भी सामग्री से अवगत नहीं कराते हैं, किसी भी कार्यक्रम से अवगत नहीं कराते हैं जिससे कि कोई किसी समूह का, संगठन का नेतृत्व कर सके, तो विद्यार्थियों के अंदर ऐसे गुण
नहीं आएंगे। लेकिन अगर विद्यालय में इन सभी कार्यक्रमों को यानी कि आयोजित कराया जाता है तो वह ऐसे विद्यार्थी भी तैयार कर सकते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए किसी भी संस्था का समूह का नेतृत्व कर सके। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय हमें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान कराते हैं। बालकों का मानसिक प्राचीन काल में परिवार के द्वारा नई पीढ़ी को प्रारंभिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो जाती थी। कैसे? यानी कि जब किसी परिवार के सदस्य किसी कार्य को करते थे तो उनकी जो पीढ़ी होती थी वह भी धीरे धीरे अपने माता पिता को देखकर, अपने बड़ों को देखकर उसी कार्य को सीख लेते थे। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वह नई पीढ़ी को पारंपरिक व्यवसाय होता था, यानी कि उनका जो व्यवसाय होता था वह उसे भी अपनी पीढ़ी को स्थानांतरित कर देते थे। आने वाली पीढ़ी भी अपनी जो पुराने कार्य थे उन्हीं को करती थी। लेकिन आधुनिक युग में जीविकोपार्जन के लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता है। वह पुरानी पद्धति के सहारे रहकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। इसीलिए वर्तमान समय में बालक को अपना व्यवसाय पारंपरिक ढंग से न चुनकर अपनी योग्यता या रुचि के अनुसार चुनने की स्वतंत्रता है, क्योंकि यह इस वर्तमान युग में, इस चकाचौंध यानी कि वैभवपूर्ण युग में बालक अगर अपने व्यवसाय यानी पुराने कार्य में ही जुड़ा रहेगा तो वह शायद अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत नहीं कर सकता है। क्योंकि आज के युग में हर एक दिन यानी कि हर अगले दिन किसी ना किसी नई चीज के पीछे पब्लिक भागी जा रही है। विद्यालय का एक आवश्यक कार्य बालकों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके जीविकोपार्जन की योग्य बनाना भी है, क्योंकि तो ये सब कार्य विद्यालय ही करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य के विकास का प्रमुख साधन। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य कई कारणों से बिगड़ जाता है, जैसे आर्थिक कारण, घरेलू वातावरण, शारीरिक कमजोरियां आदि। अतः विद्यालय के अंतर्गत शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह बालकों के असामान्य व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उनका समाधान करे। यानी कि यह उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है कि जो विद्यालय के अंदर बालक पढ़ने आ रहे हैं वह किन कारणों से बिछड़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उन सभी कारणों का पता लगाकर उनके किसी चीज को सीखने में जो बाधाएं पैदा हो रही है उन बाधाओं को दूर करने के अवसर प्रदान किए जाए। यह सभी चीजें एक विद्यालय के अंदर एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। सो गाइस, विद्यालय के जो कार्य का हमारा टॉपिक था वह पूरा हो गया है। हम कल अपने नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।